इन दिनों आप G20 सम्मेलन के बारे में काफी अखबारों और न्यूज चैनलों पे सुन रहे होंगे, जो कि 9 और 10 सितंबर के बीच में दिल्ली में होने वाला है, जिसमें बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो या उनके द्वारा नियुक्त किए गए शेरपा, सम्मिलित होने वाले हैं और एक मंच पे आकर ये सारे देश विभिन्न मुद्दों पे विचार विमर्श करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपके मन में ये सवाल है कि G20 जो समूह है आखिर ये है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, और जो ये सम्मेलन हो रहा है इससे उन देशों को क्या फायदा होगा जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, भारत जो इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है उसको इस सम्मेलन से क्या फायदा होने वाला है। तो आज इन्हीं सभी मुद्दों पे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, G20 की स्थापना जो हुई थी वो 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद अलग अलग देश के वित्त मंत्रियों और उनके केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के बीच वैश्विक स्तर पर आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में हुई थी। मतलब कैसे एक दूसरे से जानकारी साझा करके, नियमों को बदल के, परस्पर सहयोग करके और एक दूसरे से व्यापार करके एक दूसरे की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहयोग करना, सहायता करना, जिससे कि मंदी का जो दौर है उससे बाहर निकला जा सके और अपनी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। वैसे G20 का पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। 2007 में फिर से वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जिसके बाद G20 को राष्ट्रीय अध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, मतलब कि जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त उच्च अधिकारी हैं के स्तर तक लाया गया, जिससे कि शिखर सम्मेलन में होने वाले संयुक्त समझौतों को और अच्छे तरीके से लागू किया जा सके और बिना किसी रुकावट के आपसी सहयोग से अपनी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। मतलब कि शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोध आदि को भी शामिल किया गया। इसका उद्देश्य ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अब जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि G20 जो है वो ग्रुप ऑफ 20 है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देश हैं। इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रॉइका द्वारा समर्थित किया जाता है, मतलब कि पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्षता, मतलब इसकी अध्यक्षता करने वाले देश बदलते रहते हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रॉइका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील शामिल होंगे। अब सवाल ये उठता है कि भारत जो इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है उसको इस सम्मेलन से क्या फायदा होगा, क्या फायदा होने वाला है भारत को इस सम्मेलन से। देखिए, वैश्विक कूटनीति में ताकत दिखाने का भारत को मौका मिलेगा और वैश्विक मुद्दों के निर्धारण में भारत अहम भूमिका निभा पाएगा, क्योंकि इतने सारे देश एक मंच पर होंगे और भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत के विभिन्न मुद्दों पर जो राय होंगे उसे इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। इस बार अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाने पे भारत जोर देगा। G20 शिखर सम्मेलन में भारत की सफलता के नजरिए से ये सबसे बड़ा कदम होगा। यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर 55 सदस्यों वाले अफ्रीकन यूनियन को इस समूह का स्थायी सदस्यता दिलवाना भारतीय प्रधानमंत्री ने ऐसा प्रस्ताव बनाया है और जिसको लेकर भारत सभी देशों से सहमति बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। अभी हाल ही में G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने जानकारी दी थी कि भारत के इस प्रस्ताव को लेकर सदस्य देशों की ओर से सकारात्मक रुख दिख रहा है। अब अगर भारतीय अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन स्थायी सदस्य बन गया तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, क्योंकि कई विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों को भी इस समूह का फायदा होगा। अब दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कुछ देश अड़ंगा डालने की कोशिश करते भी हैं, तो भारतीय पक्ष को रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस
विषय में कई बार कहा है कि युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है और वार्ता ही वो जरिया है जिससे इस संकट से बाहर आया जा सकता है। उन्होंने युद्ध को मानवता के विरुद्ध भी बताया था। दोस्तों, G20 समूह में दुनिया के वो सारे देश जुड़े हैं जिनका असर वैश्विक मुद्दों के निर्धारण में सबसे ज्यादा है। इसके स्थायी सदस्यों में यूरोपीय यूनियन के साथ ही दुनिया के तमाम बड़े देश शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ ही कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया G20 के सदस्य हैं। वैश्विक जीडीपी में G20 का हिस्सा करीब 85% है। समूह का वैश्विक व्यापार में योगदान 75% से भी ज्यादा है। समूह के सदस्य देशों में विश्व की कुल आबादी का 67% हिस्सा रहता है। यही सारे देश वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करते हैं। G20 समूह दुनिया के सबसे विकसित 7 देशों के समूह, जिसे G7 कहा जाता है, उससे भी ज्यादा महत्व वाला बन चुका है। ऐसे में तमाम वैश्विक मुद्दों पर अगर भारत अपनी अध्यक्षता में विकासशील देश और अल्प विकसित देशों के हितों को G20 के एजेंडे में जगह दिलाने में कामयाब होता है तो ये बड़ी कामयाबी होगी। इन मुद्दों में कार्बन उत्सर्जन को लेकर गरीब देशों को मिलने वाली आर्थिक मदद, क्लीन एनर्जी को लेकर अल्प विकसित देशों को तकनीकी और आर्थिक मदद, खाद्यान्न सुरक्षा और सप्लाई चेन का मसला काफी महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों पर भारत की बातों को कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। G20 की अध्यक्षता में अब तक जितने भी बैठकें हुई हैं, उनके जरिए भारत की सांस्कृतिक शक्ति और शानदार विरासत को दुनिया को दिखाने का मौका मिला है। G20 शिखर सम्मेलन के जरिए एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक विविधता को लोग वैश्विक स्तर पर जान सकेंगे। साथ ही सम्मेलन में जो भी एजेंडा या घोषणा पत्र स्वीकार किया जाएगा, उसमें भारत की बढ़ती ताकत की झलक जरूर देखने को मिलेगी।